नहीं करेगा. ओके, सो हम लोग 1 by 1 स्टार्ट करेंगे. सो हु वांट टू आस्क फर्स्ट वट एवर इज इन योर माइंड रिलेटेड टू दिस एग्जाम. सो कौन पहले पूछना चाहेगा? ओके, लेट्स स्टार्ट विद उमा. उमा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? You have to unmute yourself. Okay? क्वेश्चन जो भी आपको करना है उसके लिए आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा ताकि दूसरा भी आपसे आपका क्वेश्चन सुन सके. एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क फर्स्ट? आप लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं ना सामने, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं. हेलो अनायत. हेलो. हेलो. Congratulations. Thank you. I want to ask you that what was your overall preparation strategy and sources for GS and English? यार अब मैं जो मेरे बैच में थे, बैच 3 में थे मेरे, तो मैं स्टेट के साथ साथ जनरल स्टडी और इंग्लिश भी पढ़ता था. तो मैं साथ ही उस ग्रुप में शेयर भी करता था. तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे स्टेट को भी पढ़ना है और मैं साथ साथ जनरल स्टडी को भी पढ़ता गया. स्ट्रेटजी ये थी कि अगर मैं स्टेट में ज्यादा टाइम दूं लेकिन 1 घंटा 2 घंटा मैं जनरल स्टडी में भी दूं. और मेरा मतलब था कि जो हमारे पोर्शंस हैं, मैं मान लीजिए मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी पहले, उसके बाद मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, उसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ी और उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ी. बट मैं रिवाइज करता था 1-2 टॉपिक कंटिन्यूसली. मैं रिवाइज जो भी नया पढ़ता था, जिसमें मुझे 10 दिन 15 दिन हो गए, मैंने कोई चैप्टर उसमें कंप्लीट किया, तो मैं 10 दिन के बाद वो फिर से देखता था. तो उतना टाइम नहीं मिलता था, बट मैं जितना भी टाइम मिलता था मैं उसको कंटिन्यूसली देखता था. Okay, any other question? Dikshita, do you want to ask any other question? और वन मोर थिंग, जो मैं मान लीजिए पॉलिटी में कोई हमें करंट अफेयर्स में कोई भी चीज चल रहा था, तो उसमें वो जो आर्टिकल्स आ रहे थे, तो वो आर्टिकल आपने पहले जो उसका बेसिक्स आपने क्लियर किया होगा, तब आप वो करंट अफेयर्स आप समझ पाओगे. अदरवाइज इट गोना बी वेरी हेक्टिक फॉर यू. अगर आप ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स में आप यूट्यूब से उठाते हो, वो खुद पढ़ते हो, तो जब आपको उस आर्टिकल का पता ही नहीं, तो आप उसका करंट कैसे पढ़ सकते हो? तो यू नीड टू फर्स्ट ब्रश अप योर बेसिक्स. आपको बेसिक्स पे फोकस होना चाहिए, उसके बाद आप करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल इजी लगेगा. और मैं करंट अफेयर्स में मैं कंटिन्यूसली नहीं पढ़ता था. मैं दृष्टि IAS के मैगजीन देखता था, मंथली में पढ़ता था उनको. Okay. And any specific tips for linear models, econometrics and sampling? ऑनेस्टली मैं कहूँ, मैंने इकोनोमेट्रिक्स प्रिपेयर नहीं, जो मैम ने किया था वो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने वही प्रिपेयर किया था. क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो मैंने एक कैलकुलेटर रिस्क ली थी कि अगर मैं उसमें 50 मार्क्स भी आते हैं तो मेरे पास 150 है करने के लिए. एंड उस 150 में मैं 120 ही कर पाया. तो मैंने इकोनोमेट्रिक्स में काफी कम किया था, मतलब जो मैम ने बोले थे कुछ बस वही. क्योंकि उस पेपर 3 का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है. उसमें आपके 6 पोर्शन होते हैं. सैम्पलिंग होता है, इकोनोमेट्रिक्स होता है, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर्स, एडवांस टाइम सीरीज, डिमांड एनालिसिस. तो मैंने 5 को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था और इकोनोमेट्रिक्स को मैंने उतना नहीं प्रिपेयर किया. Okay. For official stats? ऑप्शनल स्टैटिस को मैंने मैम के नोट्स देखे थे, और जो भी कुछ करंट अफेयर वो मैंने मोस्टली वेबसाइट उसमें कंसल्ट की थी. एंड ये भी आप बता दो कि लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के जो भी नोट्स है. एंड वन मोर थिंग, लाइक जो नोट्स सही यस मैम, जो नोट्स हैं मैम वहीं से मैंने पढ़ा था मैम, और कुछ करंट अफेयर्स में जो मोस्टली मैंने बताया मैम. और मैंने मैम उसमें 12 अटेम्प्ट किए थे. 12 मेरे ओके मतलब करेक्ट हुए थे मैम उसमें.
एज पर माय रिसर्च में 12 मैंने ठीक किए थे ऑफशोर स्टैटिस्टिक्स में। हाँ, एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप लोग वो प्रॉपरली पढ़ोगे तो आउट ऑफ 20 यू कैन अटेम्प्ट टोटल अप्रॉक्स लाइक 15 क्वेश्चंस। एंड अनायत ने मेरे से एक बार डिस्कशन करा था एक क्वेश्चन पे, जो कि उस पीडीएफ में अवेलेबल था, बट आई थिंक ही फॉरगेट दैट, और वो ऐसे Yes, पढ़ yes, नहीं ma'am. पाए थे, तो एक क्वेश्चन उनका वो छूट भी गया था। इनफैक्ट वो अवेलेबल था उस पीडीएफ में। तो देखो, आप लोग को प्रॉपरली पढ़ना है, यू हैव टू रिवाइज द सिलेबस एटलीस्ट 4 to 5 टाइम। लाइक जो भी चीजें नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर उस लेवल पे आप लोग रिवाइज करोगे प्रॉपरली और अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है, फोकस के साथ, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन आपके इधर लगा नहीं पाओगे। आराम से क्वेश्चन लाइक आप लगा सकते हो। ऑफिशियल में लाइक 20 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन आराम से आप लगा सकते हो। सो अनाथ, आई हैव वन मोर Ma'am, क्वेश्चन। उसमें- हाँ, उसको छोड़ के मैम जो भी स्टेट 1 और स्टेट 2 में आपने पढ़ाया था मैम, तो मैंने कुछ भी इसके सिवा सोर्स तो मैं साथ साथ मैंने फंडामेंटल किया था मैम, और वो क्वेश्चन किए थे और बैक एक्सरसाइज के जो मुझे आते थे मैम वो मैंने किया। उसके अलावा मैंने मैम कोई रिसोर्स यूज नहीं किया, बस वो नोट्स मैंने अच्छी तरह पढ़े मैम। और मैम मुझे उसमें भी सारे सॉल्व नहीं हुए फिर एग्जाम में। उसमें भी जो मैम कुछ क्वेश्चन है जो मैं वापस गया, मैं घर पे पेपर देखा तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, तो मेरा मैम लेकिन जब भी आए थे वो नोट्स के कुछ नहीं किया मैम, बस वही नोट्स मैंने प्रिपेयर किए मैम। हाँ, जो बस उसी से मैंने प्रिपेयर किया। यस सर। ओके, वन आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लाइक मैंने हाउ, मैम ओके, आई थिंक हिज, बट जो मैम जो नोट जो आपने मैम प्रोवाइड किए थे मैम, उसी को मैंने मैम ब्यूटी प्रिपेयर किया था। मान लीजिए मैम फॉर एग्जांपल एक्स कोई फॉलो करता है कोई डिस्ट्रीब्यूशन, वाई कोई फॉलो, तो मैम मैंने सारा निकाल दिया था कि एक्स प्लस वाई क्या फॉलो करेगा, एक्स माइनस क्या फॉलो, एक्स डिवाइड बाय वाई क्या फॉलो करेगा, वाई बाय एक्स क्या फॉलो करेगा। यस, तो मैम ये सारी चीजें निकाल, यस, ये मैंने मैम शेयर भी किया था वो वॉल अपना मैम। हाँ तो हाँ, आई उस हैव वॉल से मैंने मैम डायरेक्टली 15 क्वेश्चन, हाँ, मैं ये उससे मैंने मैम सबसे डायरेक्टली बोलती 15 हूँ, ऑब्जेक्ट्स मैंने किए। ये चीज मैंने सबसे बोली है दैट यू हैव टू मेक अ शॉर्ट नोट्स, एंड यू नो व्हाट अनायत हैज डन, उसने शॉर्ट नोट्स बना के स्टिक ऑन द वॉल, एंड जब भी उसको रिवीजन करना होता तो वो वॉल से देख के, लाइक आप लोग के लिए जो भी कन्वीनियंट हो, इधर यू वांट टू स्टिक ऑन वॉल या फिर आप लोगों को डायरेक्ट कॉपी से पढ़ना है, बट आपको यू नो डेली रिवीजन करना पड़ेगा। सो अनायत, आपने कितने लाइक आवर आप देते थे उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के लिए? सुबह स्टडी करने के लिए जाता था मैं, उसको आधा घंटा देता था मैम, एक आधा घंटा था उस कंटिन्यूस एक घंटा कंटिन्यूस में। ओके, सो देखो, आप लोगों को आधा घंटा जो मैंने वॉल पे देखा, आप लोग हाफ एन आवर भी दे सकते जो हो। वॉल पे मैम चिपका था ना, हाँ मैं वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है मैम, मैम ऑलरेडी आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी था, तो मुझे ऑफिस भी अटेंड करना पड़ता था। तो मेरे लिए टाइम का सबसे बड़ा मुश्किल था मैम, और ये चीज मैंने एग्जाम में फील भी किया मैम, बट मुझे जो प्रिपरेशन थी मैम मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाया, जो मेरी प्रिपरेशन थी ना मैम मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाया रिटन एग्जाम में। हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड। तो मैम मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर का भी हुआ कि मैं कभी 30 डिग्री से ऊपर रहा नहीं, जब डेफिनेटली 50 डिग्री में चला गया तो मैं वो मुझे थोड़ा डैमेज कर गया मेरे रिटर्न को, अदरवाइज मेरा रिटर्न काफी अच्छा होता मैम। बट यू कुछ चीजें है जो मैम, कुछ चीजें है मैम जो मुझे मतलब वो हो गई मैम, बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट अगर मैं मैम दूसरे अटेम्प्ट में बैठूंगा तो वो गलतियां नहीं दोहराई जाएगी मैम। ओके, सो आप एक चीज और बता दो, लाइक हाउ डिड यू मेक नोट्स फॉर करंट अफेयर्स? आपने नोट्स बनाए थे और यू हैव लाइक आपने स्टडी करा है ओनली बुक से? यस मैम 50% जो मेरा प्रिपरेशन है मैम वो मैंने जनरल स्टडी से किया, मतलब बुक से किया मैम। और मैम करंट में मुझे जो भी टॉपिक्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स अच्छे लगते थे या पॉलिटी के, तो उनको मैं नोट करता था, मैं उससे पढ़ता था, फिर मैं रफ पे बनाता था मैम, मतलब सारा नहीं लिखता था, उसके जो अच्छे मैम अच्छे पॉइंट्स थे उससे मुझे वो रिवाइज करने में थोड़ा आसान लगता था मैम, तो मैं वो लिखता था ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन लिखा, ऊपर टाइटल लिखा, उसके बाद वो
उसमें लाइन में जो है, उसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिखता था। बाकी वो जो पता था वो मैंने पढ़ा है, इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो शॉर्ट मैं वो लाइन बाय लाइन मैंने बनाए थे मैं। Okay, so as we know, like English and GS are the most neglected subjects for a statistics student. हम लोग mostly focus करते हैं just on the 4 papers of statistic, और हम लोग English और GS के लिए बहुत कम टाइम निकालते हैं। तो आपने किस तरह से टाइम निकाला था, कितना टाइम आप स्टैटिस्टिक के 4 पेपर्स को देते थे, एंड हाउ मच टाइम यू हैव गिवन फॉर इंग्लिश एंड GS? तो एक वो भी चीज आप बता दो सबको। फॉर एग्जाम्पल मैम, अगर मैं 10 घंटा स्टडी करता था तो मैम 7 घंटा में स्टैटिक्स और 3 घंटा में इंग्लिश और जनरल स्टडी देता था। क्योंकि मैम हमारा मीडियम जो है इंग्लिश होता है, तो मुझे इसलिए कम टाइम देना पड़ता था। अगर किसी को मैम हिंदी मीडियम से है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम इंग्लिश और जनरल स्टडी में देना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम भी आपको इंग्लिश में ही लिखना है। करेक्ट। यस मैम। ओके। अगर मैम मतलब मैम इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश में इतना इजी क्वालिफाई करना है मैम, उसके 30 मार्क्स की ग्रामर आता है मैम। अगर आपकी ग्रामर की 30 मार्क्स है, आपका पेपर क्वालिफाई हो गया। यस मैम। ओके, सो चित्रांशी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यही मैम जीएस और इंग्लिश का था, वो बता दिया। ओके, वो आपने पूछ लिया। ओके, सो विजय, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर, जो स्टैटिस्टिक्स में पेपर नंबर 2 है, उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं इन्फरेंस, उसको किस तरह प्रिपेयर करें? तो मतलब कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें? बस मैंने वही फंडामेंटल्स की थी, उसके लिए इन्फ्लुएंस के लिए मैंने फंडामेंटल्स की थी। देखो उसमें क्या है, जो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से पढ़ी, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, अगर आपके मोमेंट्स आपके पता है, सिक्यूनेस आपको पता है, कर्टर्स आपको पता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो आपको इन्फ्लुएंस कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि वो जो भी आपको अनबायस्ड निकालने, वो तो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन से होगा ना। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने डायरेक्ट उसको बनाया था। तो मैं वो बीटा फर्स्ट का बनाया था उसको, तो मुझे तो पता था बीटा का मीन क्या है। तो जब मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह उसका मीन वेरिएंस मुझे पता था, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे हेल्प किया उसने। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह, जो भी स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से पढ़ता है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ओके, सो कुछ तो बस वही फंडामेंटल्स और मैम के जो लीनियर के नोट्स थे और ऑप्शनल स्टैटिस्टिक्स, वो भी मैम के नोट्स। बट इन्फ्लुएंस को मतलब आप अगर आप उसमें अच्छे खासे नंबर ज्ञान करना चाहते हो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छी तरह पढ़नी, आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, एमजीएफ, 4 मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट, बेसिकली मैम शॉर्ट नोट्स जो आपने बनवाए। हाँ, बेसिकली शॉर्ट नोट्स अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे, पेपर 1 और पेपर 2 इंटर रिलेटेड हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कंप्लीटली मैं कह सकती हूँ कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जो पेपर आपका 1 है, ठीक है, पेपर 1 में मोस्टली आपके जो CDF है ना, आपका रैंडम वेरिएबल चैप्टर है, मूवमेंट जनरेटिंग, एक्सपेक्टेशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आपका स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि ये चीज़ आपको पेपर 2 में भी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो उस तरह से जो जो चीज़ें मैं बीच बीच में आपको एज एन एडवाइस बोलती रहती हूँ, अगर उतना ही आप लोग फॉलो करोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ओके, कीर्तिका, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट एंड आस्क। तो करने का था मैं, मतलब तो ये फॉलो होता है, तो मुझे हमें पता है वॉइस इज नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल। आई थिंक, हाँ, आई थिंक यू हैव सम नेटवर्क फ्लक्चुएशन, तो आपकी आवाज थोड़ा प्रॉपर नहीं आ रही है। आप एक बार फिर से आप बोलो, अगर आप प्लेस अपना चेंज कर सकते हो। हाँ, बीच बीच में आ रही है, बीच बीच में लैगिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा
हाँ अब आ रही है? हाँ, अब आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? तो मैम मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन आया था हमें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर निकाला था, एंट्रेंस में आया था क्वेश्चन में। तो मैम खास पॉइंट करके जो एस स्क्वायर का वैल्यू है, तो उसको डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर किया, तो जो राइट साइड में इक्वेशन बन गई वो बन गई काई स्क्वायर विद n - 1 डिग्री फ्रीडम। तो वहां से मुझे काई स्क्वायर का मीन पता है, तो 30 सेकंड्स में उसका आंसर आ गया मैम। हाँ तो सिंपली जो भी मैम क्लास में आपने पढ़ाया था ना, शॉर्ट मतलब मैम, तो वो आप साथ साथ उसका अलग से आप बना दीजिए। मैंने नहीं बनाया था, मैंने वही कॉपी पे नोट किए थे, बट वो आपको काफी हेल्प करता है एग्जाम में। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आपके पास 3 स्टेटमेंट होते हैं, एक क्वेश्चन किया 2 स्टेटमेंट, तो मतलब या तो मतलब उतना मैथमेटिक्स क्लियर, उसके बाद भी अगर आपका मैथमेटिक्स नेक्स्ट लेवल का है, तब भी आपको 5 मिनट लगेंगे वो 3 स्टेटमेंट सॉल्व करने में। तो वहां पे काफी जो शॉर्ट मेथड्स है वो काम आते हैं मैम। हाँ, इन जनरल ही जस्ट वांट टू से कि अगर आपने जो शॉर्ट लाइक एज अ रिमार्क हम लोग लर्न करते हैं, है ना, एज अ इम्पॉर्टेंट नोट्स हम लोग लर्न करते हैं, जो भी हाईलाइटेड पोर्शंस हैं हमारे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक ऑफ गुप्ता एंड कपूर के, वो आप लर्न करते हो, तो वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाते हैं। अगर आप वो चीजें लर्न नहीं करोगे एंड स्टिल इफ यू आर अ प्रो इन मैथमेटिक्स, आप बहुत अच्छे से सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, बट स्टिल दैट क्वेश्चन विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स। चलो 10 भी नहीं मानते हैं, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मिनट, बट 5 to 6 मिनट भी बहुत है एक क्वेश्चन को देने के लिए, क्योंकि पेपर नंबर 1 में हमें पता है टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन को भी अगर आप टाइम डिवाइड करते हो तो आपको कंप्लीटली 2 मिनट्स भी नहीं मिल पाते हैं अच्छे से। तो इसके लिए आपको यही सोचना पड़ेगा लाइक कि यहाँ पे कुछ मेथड ऐसा मैं यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कि मेरा आंसर 1 मिनट या उसके अंदर ही मुझे मिल जाए। ठीक है, तो वो ही चीज अनाथ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोगों को जो भी शॉर्ट नोट और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, अभी जैसे कि इन्होंने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर की हमें निकालना था, तो वहां पे इन्होंने एस स्क्वायर को काई स्क्वायर में कन्वर्ट करा। अब काई स्क्वायर में कन्वर्ट करा है तो आप लोग को पता होना चाहिए काई स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज, MGF, मीन, वेरियंस, काई स्क्वायर को हम गामा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज अगर आपको पता है तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। और वही आपको नहीं पता होगा, आप एकदम लॉन्ग वे जाओगे तो ऑब्वियसली वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, एंड हाँ कीर्तिका, नाउ यू आस्क, शी वाज आस्किंग समथिंग। Ma'am, if it is in English, it will be useful for me, ma'am. Okay. When I am asking questions. Okay, just repeat your question. How did you plan your daily study schedule for the exam? Because you are doing job at the same time, so how would you manage the time in morning and evening? I'm asking about both the session. Actually, I have already said that I'm in a government job, so time management is challenging for me. But I woke in 4 a.m. early in the morning and study till 10 a.m. as my office is very near to my home residence. So, and 10 a.m. I left for my duties, and when I come at 4 p.m. I will start my studies 4:30 p.m. and study till 12 and a half. And in these 2 years I have sleep not more than 4 hours. Oh, that's very nice. That is called like hard working. If you want to achieve your dream, so you can see how much he struggled. Like 4 hour आप समझ सकते हो, like बहुत से स्टूडेंट ने मुझे ये चीज बोली है कि मैम मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है या मुझे जल्दी नींद आने लगती है, तो आप खुद समझ सकते हो कि 4 घंटे से सोना and rest of the time period में you are doing job as well as you are taking classes and you are studying your own. राइट, तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना, कि आप लोग भी कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, चाहे वो आप अपनी नींद को सैक्रिफाइस करो, अपने फेस्टिवल, अपने फंक्शंस को सैक्रिफाइस करो, कुछ भी करो, है ना। अगर आपका ये मेन ड्रीम है तो फॉर 1 year यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, और अगर आप सैक्रिफाइस कर ले जाते हो तो आपका जो ड्रीम है वो आपको मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एनी अदर क्वेश्चन कीर्तिका? Yes, ma'am. What was your revision strategy before the exam, and how many days it takes overall? Revision only. मैम रिवीजन का जो है मैम, रिवीजन मेरे कम हो पाए। मैंने मैम
2-3 रिवीजन मैंने किए, बट इट टेक्स मी टाइम, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा था। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो काफी पहले कंप्लीट हुआ था। आई मीन जॉब इन 8 or 9 years। सो उससे पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो मेरे लिए वही चैलेंज था कि मुझे थोड़ा वो मैं भूल गया था स्टैटिस्टिक्स। फिर मैंने मैम से जो क्लास लिए, तो उसी को मैं मैम के क्लास को ज्यादा कन्वर्ट कर रहा था 60 को 80% में, बट रिवीजन उतने नहीं जितने होने चाहिए थे। बट 3 रिवीजन तो मैंने किए, एंड इट टेक्स मी एटलीस्ट आफ्टर 15 days मैं एक रिवीजन करता था, बट नहीं हो पा रहा था। मतलब उतने रिवीजन नहीं हो पा रहे। 5 होने चाहिए, आई थिंक मिनिमम 5 रिवीजन होने चाहिए मैम, क्योंकि ये फील मैंने किया जब मैं एग्जाम में दे रहा था, तो कंस्टिट्यूटिव पेपर आ रहे थे, एक दिन में आपके 2-2 पेपर है। तो मैम वहां मुझे लगा कि एक और 2 रिवीजन होने चाहिए थे, और क्योंकि कुछ चीजें ऐसे जो मुझे पता थे, बट मैं बहुत ज्यादा था वहां पे, तो मैंने देखा नहीं है उसको। 1 महीने पहले मैंने देखा है, तो 3 मैंने किए, बट 5 होने चाहिए थे। Any other question? Yes, ma'am. How do you decide which questions to attempt first and which questions were last? जो मुझे आते थे मैंने वही पहले किए। Can you please tell in English? Yes, those which are easy for me that I can solve. I have solved first these questions. Okay. How many months need to complete all the syllabus? Takes me at least 10 to 12 months. Because I am already qualified assistant director planning through JKPSC from my state. So I started my preparation in 2024 in March, and after that my main is in that time in August. And August, after the August, I have started preparing for ISS. So it takes me at least 11 to 12 months. Any strategy for paper 3 or any other suggestion to tackle that paper? For paper 3. Paper 3 is the toughest paper of ISS. And I prepare sampling, index numbers, time series, advanced time series, and demand analysis. And a non-prepare in the econometrics. So I give the more time this paper number 3rd. I revise after 15 days. But I have less attempted in exam, that is only 110 or 120. Okay. You need to revise this paper very much. If you want to be an SS officer, then focus on paper first, stat second, and stat 4th. That will gain more marks than paper 3rd. Okay. Other than ma'am's instruction and notes, which things you are followed by your own? Nothing. Nothing. That's all now. Okay, so Tanishka, do you want to ask a question? Yes, ma'am. First of all, many congratulations to Ayat sir. Thank you. I have a question, like exam at 3 days, continuous 3 days. How do we can maintain our mental health and prepare for the exam? Like we have very vast syllabus for this, and like we don't exact have same. We have exam continuously. These things, those things you have told, that same feelings in my examination, but it needs only revision. When your exam is start, you cannot revise anything here. Nothing. You cannot revise here. So my feelings were there उस time, मुझे ये feeling कि यार 2 revision और होते तो बहुत अच्छा होता. Even जो मैंने prepare किया था, those मतलब things जो मैंने prepare किए थे, but I will not deliver 100% here. As you have to suggest starting, like we are going to start preparation, what are the things we have to remember when we are starting preparation? Like what are the things we have to remember that we have to do these things, then we can get more result in less time? I think एक तो आपको जो resources आपके वो आपके लिमिट रखने हैं. Don't go for there and here some 2 books, 3 books, 4 books.
अगर आपके पास एक ही बुक है, वो अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं, तो रिसोर्स मैंने मेरी स्टडी में जो रिसोर्स है वो लिमिटेड रखे, और जो भी मैं पढ़ता था मैं अच्छी तरह से विद बेसिक्स पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो आपका एग्जाम मतलब प्रिपरेशन आप करने का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब वो फायदा आपको नहीं करेगा। आप एग्जाम्पल उसको ट्राई कर सकते, आप ट्राई कर सकते हो एग्जाम्पल उसको वहां पे घर पे 4 बार 5 बार, बट अगर वहां पे तो वो नहीं आएगा ना, वहां पे तो कुछ अलग, तो उसके लिए बेसिक्स आपका करता। और मतलब जो भी रिमार्क्स बुक्स पे है वो आपको जबानी याद होने चाहिए, कहाँ पे मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। Thank you. And please share your interview experience. Like, if we can clear the written exams, what approaches we have to follow for interview? Like, whatever you have mentioned in the detailed application form, this interview is not about check your depth in statistics. It is all about your personality, what actually you are. You need to be very honest. For example, I'm a panchayat secretary in rural development department, so my interview is around 80% around this my department, and only 10 to 15% statistics and 5% from my state. How many So I think questions? interview. How many questions examiner has asked from you? And what was the It is duration? approximately- What was the time duration? Ma'am, I have entered in 11:30 and ma'am 12:5 को मैम वापस आए. It was 35 minutes ma'am duration, and the question is more than 50 questions asked me, ma'am. And please explain, can you tell us some of the questions that they asked from your background? Yes, ma'am. They tell me one of the question that you are a panchayat secretary. How would you apply statistics in Gram Panchayat? Give one example of complete enumeration and one example of sample random sample. So, ma'am, I have told that we have conducted recently one of the survey that is called the Mission Yuva survey. It is actually a digital survey, and we have to collect primary data from every household. So it's a complete enumeration. And ma'am, for sample random sampling, I tell him that our one of the program is SBM, Swachh Bharat Gramin, where we had to construct individual household lettering points and achieve to ODI. But ma'am, I tell them that I have more assignments in my panchayat, so it is impossible for me to collect data from feedback from every household. So I collect 100 random samples from each my panchayat and collect these 100 samples. Based on these 100 samples, I have collected these randoms and collected their feedback. So I have actually done the sample and I'm sampling here. And one more question is, ma'am, that if you become an ISS officer and you are posted in a district, you are going to conduct a survey. And the survey, I give a cluster sampling and stratified sampling. Which method gives the best result? No, ma'am, I have told that it depends upon the objectives of the survey. Like these questions, ma'am, from my department. Okay, so any other questions? Achal, do you want to ask? Hello, Anayat. Congratulations. So Thank you. I would like to ask. This year, paper pattern has changed. Paper 3 has a combinations of all three topics like econometrics, time series, and sampling. So how to tackle this? Like every question is a combination of 3 questions, right? Before that, it used to be like from one topic you'll get questions like 3-4 questions, but it's completely combined. Every topic is combined, so we can't skip any one topic from that. मैंने पेपर 3 में मैं स्पेशली कहूंगा, मैंने इकोनॉमेट्रिक्स स्किप किया था, बट उसके जो भी पार्ट्स थे तो वो मैंने किए, बट मैंने ये नहीं सोचा कि इसका थर्ड पार्ट जो इकोनॉमेट्रिक्स है मुझे नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे काफी क्वेश्चन होते हैं. अगर आप इकोनॉमेट्रिक्स छोड़ भी तब भी आपके 140 लाइक पेपर 3 में या पेपर 4 में 130-140 आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से. तो पेपर 3 में मुझे लगता है अगर आप इकोनॉमेट्रिक्स पे एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, उसका थ्योरी पार्ट अगर देख सकते हो
तो न्यूमेरिकल जो उसके वो काफी टफ आते हैं वहां पे, तो उन पे मुझे लगता है मतलब अगर कोई कर सकता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर मैंने यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ी थी इकोनॉमेट्रिक्स, तो मैंने उनके न्यूमेरिकल को नहीं छेड़ा, तो जो मुझे बाद में उसके सैम्पलिंग में आए थे या बाकी में वो मैंने किए। What about advanced time series? एडवांस जो भी मैम ने क्लास में पढ़ाया था मैंने वही किए थे, और वहां से बेसिक्स क्वेश्चन आए थे एडवांस टाइम सीरीज के, उतने मतलब ज्यादा नहीं आए थे, बट बेसिक क्वेश्चन आए थे एडवांस सीरीज के, मतलब ऑटो कोवेरेंस का डेफिनेशन लिखना, की डिक्शन लिखना, छोटे न्यूमेरिकल आए थे एक, उसमें मतलब छोटा ही आया था, जो मैम ने पढ़ाया था वही आया था, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं आया था। As you mentioned, you studied for 6 hours, right? So how did you divided that 6 hours? Like combination of paper 1 and 3, 2 and 4, or like objective papers separately and descriptive papers separately? No, I don't read six hours. I read in morning from 4 to 10. That's it, and from 4 p.m. to 4:30 p.m. to 12 p.m. I read at least 9 to 10 hours per day, along with my duties. And also tell how many hours you have given to specific paper. Ma'am, it depends. I think it depends upon the capability of the student. अगर मेरे मैम स्टेट अच्छा मेरा स्टेट 1 है तो उसमें कम टाइम लगेगा मैम, जो मेरा वीक था उसमें मैं ज्यादा टाइम करता था मैम। Okay, so according to you, just tell the hour, like number of hour you have given for English, GS, paper 1, 2, 3 and 4, so that they can have an idea according to your like capability. मैम जनरल स्टडीज में मैम 2 hours देता था पर डे, 2 hours per day, and English 1 hour per day. Okay, and for paper? जो बाकी मैम 7 hours होते वो मैं डिवाइड करता था मैम, तो किसी में 2 घंटे, किसी में 3 घंटे, किसी में 1.5 घंटे, तो किसी में 1 ही घंटा भी। Okay, so you all can like divide the hour according to your time available and according to your capability, right? Yes, sir. Okay, any other question, Sneha? I would also like to ask like objective एक साथ पढ़ते हैं, like पहले objective solve करने के बाद you go for descriptive subject, or you do in a combination like 1 and 3 and 2 and 4. What is the strategy? मतलब can you repeat the question? I don't understand. My question is like आप दिन में stats के लिए जितने भी time देते हो 7 hours, so in that you prepare paper 1 and 2 और या paper 2 and 4, like completely descriptive के लिए देते हो या फिर completely objective और combination? एक्चुअली जो मैं वो 7 hours डिवाइड करता था, तो उनमें मैं कभी स्टेट 1 और स्टेट 2 उन 7 घंटों में पढ़ता था, तो नेक्स्ट डे में बाकी जो 2 पेपर्स है वो पढ़ता था, बट मैं कोशिश करता था कि हर दिन किसी सब्जेक्ट मतलब इन 4 पेपरों में कुछ ना कुछ देख लूं, चाहे एक ही टॉपिक हो जाए। तो वो कभी होता था कि मैं कभी कंटिन्यूसली मतलब इन 7 घंटों में 2 पेपर पढ़ता था, तो फिर नेक्स्ट डे में 3 एंड स्टेट 4 पढ़ता था, बट ओवरऑल मेरी कोशिश रही कि मैं जो भी इन 7 घंटों में स्टडी करता स्टेट की, तो उसमें मैं सारे पोर्शंस, फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट 1 से कोई डिस्ट्रीब्यूशन 2 कर रहे हैं तो वो मैं करके उसमें उसके बाद में स्टेट 2 में आ जाता था। तो वहां से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने रॉय ब्लैकवाइजेशन थ्योरम करनी है, तो उसको करके मैं फिर स्टेट 3 में जाता था, वहां से मैं एक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ के फिर स्टेट 4 में जाता। तो मेरा ये था कि हर सब्जेक्ट को टाइम दो, मतलब कंटिन्यूअसली हर दिन टाइम दो। And numerical analysis, the portion has changed. The questions are a bit tougher than before. So, what you want to say on numerical analysis? That how much we have to prepare, or what priority we have to give for numerical analysis? जो मैम ने पढ़ाया था आया तो उसी में था, बट मुझे भी लगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैम को वहीं से मैसेज किया कि मैम मुझे न्यूमेरिकल एनालिसिस टफ लगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो क्वेश्चन को पैटर्न था, जो आ रहे थे क्वेश्चन, तो वो इजी आ रहे थे, बट इस साल मुझे लगा कि लेंथी थे और थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगे। मैंने उसमें 10 और 11 ही अटेम्प्ट किए थे, तो बट मुझे लगता है मैम मतलब जो हमारा जो इस
न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से जो बिसेम्सन थर्ड वन, वहां से भी जो हमारा सिलेबस है वहां से मुझे लगा था ज्यादा क्वेश्चन आए थे। मतलब उस पोर्शन के बाद वो मिला के जो भी आए थे, मतलब उसके बाद जो भी सिलेबस में है उससे मुझे लगा ज्यादा आए थे क्वेश्चन इन कंपैरिजन टू जो पहले होते थे हमें पहले के टॉपिक। बट जो पीवाईक्यू हम देखते हैं उसमें पहले से ज्यादा आते थे, लास्ट में थोड़े से कम आते थे। बट जो हमारा लास्ट में सिलेबस है उस साल उसमें ज्यादा आए थे। Okay, thank you. Okay, Achal, now you can ask. कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। मुझे पेपर 4 का पूछना था आपसे कि आपका पेपर 4 में आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे? मैंने वाइटल स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी कंट्रोल एसक्यूसी। अच्छा, ये र्यूमर हो रखा है क्या कि एसक्यूसी में मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो मल्टीवेरिएट लेते हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, या जो एसक्यूसी ले रहे हैं उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे जो स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी कंट्रोल में क्वेश्चन आए थे वो तो सीधे मतलब अप्लाइड से उठाए थे और वापस चिपकाए थे क्वेश्चन, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। बट वाइटल में भी अच्छा आया था पेपर, क्वालिटी कंट्रोल में भी। तो मल्टीवेरिएट मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था तो उसका मैंने देखा भी नहीं। बट मुझे क्वालिटी कंट्रोल में अच्छे क्वेश्चन दिखे, बट अभी हमारा वो रिजल्ट नहीं आया तो मुझे कितने आए हैं, बट मुझे ठीक लगा। ओके, थैंक यू, बस यही पूछना था। और मल्टीवेरिएट का जो है मुझे लगता है सिलेबस काफी ज्यादा है मल्टी इन कंपैरिजन टू एसक्यूसी। और एसक्यूसी आपको बाकी चीजों में भी मदद करेगा क्योंकि उसमें आपको प्रोड्यूसर्स रिस्क, कंज्यूमर्स रिस्क, एक्यूएल, तो वो तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तो चीजें मुझे रिलेट लगती है वहां पे। मुझे लगता था कि मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल अगर इंसान अच्छी तरह तो मतलब 1 हफ्ते में हो जाएगा क्लियर। उसमें सिलेबस ज्यादा नहीं है, जो भी है मतलब मैम ने पढ़ा था, बस मैंने वही किया था प्रिपेयर। ओके भैया, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so there is a question. Tanishka is asking, like, what was your interview language preference? इंग्लिश मैम, इंग्लिश। उन्हें मैम जब मैं एंटर किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका मीडियम क्या है, तो मैंने मैम इंग्लिश में प्रेफर करना बोला, तो मैंने मैम इंग्लिश में बात की। बट वो अगर आप फिर मैम वो जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो मैं वो इंग्लिश से फिर हिंदी में चले गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। जब उन्होंने मैम स्टार्ट किया तो बोला यस, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे कुछ नहीं मैम, वहाँ पे अच्छी तरह मतलब मुझे वहाँ पे घर जैसा माहौल लगा मैम अंदर। थोड़ा जब मैं बाहर वेट कर रहा था इंटरव्यू का तो मुझे थोड़ा लगा, बट मेरे पास मैम एक चीज था कि आई हैव नथिंग टू लूज। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं तो नेक्स्ट साल मैं फिर दे दूंगा, या मेरे पास जॉब था ये भी मुझे, तो कॉन्फिडेंस वो आपका वहाँ पे जरूरत लगता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप मैम मुझे लगा अगर आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंसेक्यूटिव नहीं आएंगे ना मैम, बट अगर आप नर्वस हो गए ना वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये जो आप नर्वस हो जाएंगे ना मैम तो वो इफेक्ट करेगा आपके इंटरव्यू को। हाँ. क्योंकि वो जो ऑफिसर हमको चाहिए तो उसको तो प्रेशर आ सकता है ना मैम कहीं से भी। exactly. तो हाउ कैन ही टैकल द थिंग्स, दैट इज मैन इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन आपके ड्रॉप हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाउ यू आर मैनेजिंग द प्रेशर। यस मैम, हाउ यू आर मैनेजिंग द प्रेशर, these things matter. Yes ma'am. Any other question? Okay. Hello sir. Hello. Okay, Rachna is asking. Congratulations. Thank you. Yes ma'am. Yes sir, heartiest congratulations to you on your great achievement. I want to ask you about your answer writing practice for subjective papers, specifically for GS as well. Honestly, मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं की। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने आंसर राइटिंग बस मैंने पढ़ा था। और जो भी आप मीन्स जो भी आपके माइंड में है उसको इवैल्यूएट अगर हमको करना चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं? जो भी आंसर्स हमें लिखना है पेपर में तो क्या मॉक टेस्ट वगैरह की जरूरत होगी? वहाँ पे कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे आंसर से अच्छे से हम लिख सकते हैं इसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल, हमारा एक क्वेश्चन आएगा कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में इंडस्ट्रियल स्कोप कम क्यों है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, ज्यादा कैसे हो सकता है। तो मैंने छोटे आंसर, मैंने बड़े आंसर नहीं लिखे, तो मैंने लिखा कि ये जो सारा हिमालय रीजन है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन है, तो ये स्नो प्रोन एरिया है, रेन फेडेड एरिया है, तो इंडस्ट्री आपको सेटअप करने के लिए आपको वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है। तो मैंने इतना ही लिखा इसमें। तो उसके बाद मैंने लिखा हम वहाँ पे टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रिच वाटर सोर्स है। तो बस मैंने ऐसे पॉइंट्स में लिखा, मैंने शॉर्ट लिखा, बट मैंने शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिखा। वो जो बोलते हैं वहाँ पे 200 वर्ड्स का, मैंने उतना नहीं लिखा। मुझे जितना मतलब आता था मैंने पढ़ा था, मैंने उतना ही लिखा, और मैंने मतलब कंक्रीट लिखे आंसर, छोटे लिखे बट कंक्रीट। अब मुझे लिखना चाहिए था ज्यादा, मैं उतना मैं नहीं लिख पाया 200 वर्ड्स का, बट 150 वर्ड्स मैंने लिखे। ओके, और जीएस के लिए इज इट नेसेसरी टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी?
नो मैम, मैंने हमारा जो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटीज पढ़ी थी यहाँ पे, मतलब हमारा बोर्ड का होता है, बट मैं बच्चों को भी पढ़ाता था जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने वो उस वक्त पढ़ा था। बट मैंने अग्रवाल की बुक थी तो मैंने वही पढ़ा था जनरल स्टडी के लिए, और मैं साथ में करंट अफेयर देखता था। Okay, sir. Or my next question is kind of a silly question that I want to ask regarding your interview. कि अगर हमको कुछ ऐसा questions आ नहीं रहा है या अगर हम वहाँ पे कुछ nervous हो गए, तो हम कैसे उसे tackle कर सकते हैं उस situation के मतलब my Hindi is not that good. I hope you will. No issue, मैं मुझे समझ आ गया। अब देखो, जब आप इंटरव्यू में आते हो तो आप नर्वस हो जाए तो आप टैकल तो आप करने का वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, तो आपको यहीं से ये जाना कि अगर मुझे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंसिक्यूटिव नहीं आते हैं तब भी मेरा इंटरव्यू खराब नहीं हुआ। बट जो आपको पसीना आ गया ना, वो नर्वस हो गए आप, दैट विल इफेक्ट योर इंटरव्यू। तो मतलब आपको ये एक यहाँ से ही डिसीजन, यार 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी कंसिक्यूटिव नहीं निकले तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं नर्वस हो गई तो वो इफेक्ट, तो क्योंकि वहां पे आपको टाइम नहीं मिलेगा ना, मतलब आप नर्वस हो गए, फिर आपको ठीक पानी भी पियोगे वहां पे, बट वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो यहीं से आपको जाना है कि कोई नहीं, 4 क्वेश्चन भी नहीं तब भी ठीक हुआ है, बट वो उनको नहीं लगना चाहिए कि यू आर नॉट कैपेबल टू बिकम एन ऑफिसर। See, in this case, what we can do, like अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है and you have no words to say, तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। That's I haven't. हाँ। Honestly, मैम वहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसको I do not know, but I will definitely check after the interview. हाँ, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोग का पड़ सकता है कि हाँ चलो, यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन एंड यू आर एगर टू लर्न अबाउट दैट, है ना। तो उस सिचुएशन में आप ये चीज कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट कर लो दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट डेफिनेटली आफ्टर दिस इंटरव्यू यू आर गोइंग टू सर्च अबाउट इट। यस मैम, बट मैम मुझे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे बोला मैम, तो मैंने बोल दिया हम उसमें ये कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद मुझे बोला मैम जम्मू एंड कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, तो मैंने मैम यहीं से बोल दिया कौन सा ओवरऑल की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उन्होंने बोला यूथ का बोलूं, मैंने बोला 17.4। वो डेटा मुझे पता था, बट अगर डेटा आपको पता नहीं तो आप ऐसे नहीं लगा सकते वहां पे, आप बोल सकते हो कि मुझे सर को पता नहीं होगा, तो वो काम नहीं करेगा, दैट विल इफेक्ट। तो बी ऑनेस्ट, जो भी आप बोलोगे गेस नहीं करना। आप बोल सकते 17 पॉइंट समथिंग, बट एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा, बट सर या अगर आपको कैलकुलेट गेस भी करना है तो आप उनको परमिशन बोलो कि सर कैन आई हैव अ गेस, आई थिंक इट इज 17 पॉइंट दिस, तो वो भी गलत नहीं हो जाएगा। बट आप डायरेक्टली बोलोगे कॉन्फिडेंस से, आप झूठ बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, आपको पता है मेरा डेटा गलत है, आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला। एनी अदर क्वेश्चन रचना? नो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, एंड एक चीज आप लोग और ये कर सकते हो, लाइक आई हैव सीन लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गुड परफॉर्मेंस इन द क्लास, है ना, बट जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो इतना प्रेशर में आके सारी चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में व्हाट यू हैव टू डू इज टू डू योगा रेगुलरली, डेली योगा करो एंड कुछ इस तरह से मॉक इंटरव्यूज दो, है ना। लाइक बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉक इंटरव्यूज दिलवाते हैं एंड आप अपने घर पे ये चीज कर सकते हो। लाइक अगर आपकी मम्मी पापा या भाई बहन कोई भी है एंड ही कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दैट, सो सेट करो कि 4 लोगों का पैनल हो एंड रैंडमली गिव देम टोटल लाइक 50 to 40 क्वेश्चंस एंड उनसे कहो रैंडमली जस्ट पिक 10 क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, जस्ट आस्क मी। तो आप उसी तरह से एक बनाओ की एक फेक इंटरव्यू, है ना, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप अपनी फैमिली के सामने बोल पाओगे, फिर फ्रेंड सर्कल में ऐसे आप लोग अपना इंटरव्यू ले सकते हो एक दूसरे से, तो वो चीजें बहुत हेल्प करेंगी। एज आई सेड फॉर ऑल 4 पेपर्स की आपको जो टेस्ट देना है, आप सेम उसी सिचुएशन में, अगर आप अपने घर पे भी बैठ के टेस्ट दे रहे हो, सो यू हैव टू सेट अ टाइमर फॉर 2 आवर, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो 2 आवर का टाइमर सेट कर दो और बाकी आप अपना रूम को बंद कर लो, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आप अपना फोन दूर पे रख दो और उसी तरह से आप पेपर दो, है ना, ताकि आपको वो आदत हो जाए, उसका पैटर्न आपको समझ में आ जाए कि हाँ मुझे 2 आवर्स आप मुझे बैठना है और वो मुझे पेपर देना है, उसके बीच में मुझे कहीं भी नहीं उठना है। इन द सेम वे इफ यू हैव कंप्लीटली रिवाइज्ड पेपर 1 and 2, सो जस्ट टेक 1 day एंड सेट योर 2 पेपर्स, है ना। पेपर 1 को मॉर्निंग में दो एट द सेम टाइम। सिमिलरली आपको पता है कि बिटवीन पेपर 1 and 2 देयर आर 3 hours गैप, तो उतना ही 3 hours का गैप दो, रिवाइज योर पेपर नंबर 2 एंड देन अगेन स्टार्ट योर पेपर नंबर 2 फ्रॉम योर 2 PM, है ना। तो उससे आपको क्या होगा, एक आपको माइंड में पैटर्न रहेगा कि अच्छा ऑन द डे ऑफ एग्जाम मुझे इसी तरह से मॉर्निंग में बैठना है, इतना मुझे गैप मिलेगा एंड इन द सेम वे आई हैव टू गिव द पेपर नंबर 2। तो सेम
पैटर्न और सेम सिनेरियो बनाने की कोशिश करो जैसा कि फाइनल आपको एग्जाम के डे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत काम करेगी, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम है तो वो आपका फाइनल डे है ना, उसी चीज की प्रैक्टिस अगर अभी करोगे तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है फाइनल डे में जाके। बट जो लोग पेपर्स नहीं लगाते हैं, टेस्ट पेपर्स, जैसे कि मैं डेली बोलती हूँ, लाइक यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम PYQ ऑफ ISS, IIT एक्सेट्रा, जो अभी नहीं लगा रहे हैं उनको लास्ट में जाके पता चलेगा, है ना। और जो अभी लगा रहे हैं, फुल प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, तो उनके लिए वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सो आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? Okay. Anyone else who want to ask question? Gayatri, Akansha. Okay, Sakti. Yes, I just want to know about the computer. Okay, so and that's it. So computer was my one of the subjects in graduation. तो मैंने ई बाला गुरुस्वामी की बुक देखी थी, उसको मैंने 2-3 बार रिवाइज किया था। तो वही पोर्शन अगर मतलब आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो अगर आपका कंप्यूटर वो सब्जेक्ट है कि आपका आ गया क्वेश्चन, तो बस कैलकुलेट नहीं करना है आपको, तो वो ओवरऑल आपकी मतलब मार्क्स परसेंटेज में आपको काफी हेल्प करेगा। तो उसको मैंने ई बाल गुरुस्वामी पढ़ी थी, बट उसको वो अच्छी लिखी हुई किताब, थोड़ी लंबी भी है, मतलब उन्होंने लिखी है, थोड़ी थॉरोली लिखी है, बट चीजें वहां से बाहर मुझे नहीं लगता मतलब आती है। या आप अरिहंत भी देख सकते हो, तो वो भी अच्छी बुक है, तो बट उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि इस साल जो कंप्यूटर में क्वेश्चन आए थे, थोड़े वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आए थे। तो कुछ क्वेश्चन और जो फंडामेंटल्स में कम, तो नेटवर्किंग में ज्यादा आए थे। नेटवर्किंग जो भी है, नेटवर्किंग में ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो उसी को 2-3 बार, और मुझे लगता है जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर आप कोशिश करो कि आप अर्ली मॉर्निंग में उनको पढ़ सको, तो वो काफी हेल्प करता है, क्योंकि सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है, तो चीजें याद रहती है। Okay, and one more question. What would you say about the severity of this book? Like how tough or how easy this book feels to you, E. Bala Guruswami? Because we know that the... मैम, हाँ. Yes, मैंने कहा कि मेरा ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर, तो मुझे उतना टफ नहीं लगा वो, बट जिसने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा उसको थोड़ा टफ लगेगा। And how many questions you have done? How many? Ma'am, I have done 14 questions, ma'am, in computer, but ma'am, I think 2 या 3 गलत होंगे, मैम। तो 11 or 12 questions में ठीक है, मैम। Okay, Gayatri. एंड पेपर 4 के बारे में मतलब कुछ लोगों ने बताया कि 3 पेपर का प्रिपरेशन करके जाओ और फिर 2 का जो मतलब आएगा उसमें करो, या फिर 2 ही अच्छे करने चाहिए। मुझे लगा कि मैंने 2 ही किए थे, तो मुझे नहीं लगा कुछ वहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस आया था, वही जो मैंने पढ़ा था वही आया था, तो 3 करने की जरूरत नहीं आई। अगर आप वो 3rd पेपर जो उसमें आप वो कर रहे हो प्रिपेयर, तो अगर आप वो ज्यादा से ज्यादा पेपर 3rd में भी वो टाइम आप उस पर स्पेंड करोगे, तो वो ज्यादा मदद करेगा। बस वही 2 पोर्शन आप अच्छी तरह से, वाइटल स्टैटिक्स मैंने किया था, तो उसमें तो काफी इजी पेपर आया था, और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में उसमें भी इजी आया था। तो मैंने 2 ही किए थे, मैंने वही अटेम्प्ट किया। ओके, एंड इंग्लिश का ग्रामर कैसे कवर किया? मैंने TD लाइव से पढ़ा था, नीतू मैम से मैंने देखे थे वो यूट्यूब चैनल, ठीक है। और हमारा मीडियम इंग्लिश होता है, तो ग्रामर के मैंने किए थे, बट मैम TD लाइव के भी वो नीतू मैम के देखे थे वीडियो, तो वहीं से मैंने ग्रामर प्रिपेयर किया। Okay, Sakti. Hello, sir. First of all, many congratulations to you. Thank you. First of all, coming to general studies, I wanted to ask, like, when did you start your general studies preparation before the exam? When I Like start how my much- preparation, for ISS, I will start along with the general study too. Okay. Like this year, how many questions were you able to attempt out of 20 questions in general studies? I have attempted 12 questions. 12 questions. Yes. Okay, sir. Then coming to like official statistics part, like everybody is like suggesting to refer to MOSPI website for the official statistics. And when I go into that website, there are many PDFs and documents available in that website. Like, can you suggest some specific documents or PDF which is uploaded by the government so that we can make a preparation? तो मैम जो नोट्स प्रोवाइड किए थे मैंने वो पढ़े थे, और वहां से मैंने कुछ करंट अफेयर्स देखे थे, उसके जो करंट में चीजें चल रहे हैं, तो मैंने मैम के नोट्स पढ़े, मैंने उससे ज्यादा नहीं देखा ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स में। और मैंने अगर आप इंडेक्स नंबर्स टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर्स आप अच्छी तरह देखते हो, तो वहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स में। उसके बगैर जो एक पोर्शन है स्ट्रक्चर ऑफ मोस्पी का, तो
वो तो मैम मोस्ट में तो वो मैम के नोट्स में भी, और साथ ही जो इंडेक्स नंबर्स है वो आप जो पढ़ते हो तो उसको भी अच्छी तरह पढ़िए, तो वो भी आपके स्टडीज में आपकी हेल्प करता है. And next, coming to that advanced time series, like did you refer, apart from ma'am's notes, did you refer any like other resources or books for advanced time? Nothing. Only ma'am's notes. Honestly speaking, only ma'am's notes. And हमारा जो यहाँ पे कैरिकुलम है उसमें एडवांस टाइम सीरीज, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक्स होता ही नहीं है, जो हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है. मैम को पता है, मैम को मैं बोल रहा था, इकोनोमेट्रिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड दिस एडवांस टाइम सीरीज, ये हमारे सिलेबस में इधर नहीं होता जम्मू एंड कश्मीर में, तो मैंने मैम के ही नोट्स प्रिपेयर किया. Thank you so much. एक्चुअली ये सिलेबस हमारे यूनिवर्सिटी में भी नहीं है. ओके, सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं ना. तो बट जो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे क्लास में, उनको लाइक बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में पढ़ना है ना, ताकि ये ना हो कि लास्ट टाइम पे आपको बस ये दिमाग में आए कि हाँ लाइक आई हैव स्टडीड बट आई कैन नॉट रिकॉल, है ना. तो वो वाला फेज नहीं होना चाहिए. आप जो भी पढ़ रहे हो उसको सॉलिड अपना 100% दो, ताकि एटलीस्ट लाइक पेपर थर्ड में देखो होता क्या है, आई यूजुअली लाइक सेड टू एवरीवन कि पेपर थर्ड आपका टफ होता है. इवन अगर आप जो भी टॉपर्स हैं उनका भी जाके देखोगे तो थर्ड पेपर में ही कम मार्क्स होते हैं, रेस्ट ऑफ द 3 पेपर्स में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो थर्ड पेपर यू नो कि टफ होता है, किसी से भी आप पूछोगे जाके तो थर्ड पेपर टफ ही होता है. तो थर्ड पेपर में मोस्टली वी हैव टू फोकस ऑन थ्योरी पे फोकस हम करेंगे. अगर देखो बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो ये चाहते हैं कि द सेम टाइम दे आर गिविंग टू द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, दे वांट टू गिव सेम टाइम टू द पेपर नंबर थर्ड, नोइंग इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस द पेपर थर्ड इज द टफेस्ट पेपर अमंग ऑल 4 पेपर्स. तो क्यों ना थर्ड पेपर को जो टाइम हम दे रहे हैं वो टाइम हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके उस टाइम को हम लगा दे पेपर 4 के लिए और फॉर पेपर 1 और फॉर पेपर 2, बिकॉज जो हमारा पेपर नंबर 4 होता है इज द इजीएस्ट पेपर एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट पेपर नंबर 2 इज द इजीएस्ट पेपर. तो ये 2 पेपर इजी होते हैं. इन पेपर नंबर 2 जस्ट आपका लीनियर मॉडल जो होता है थोड़ा बहुत कभी वो फ्लक्चुएट हो सकता है, इजी क्वेश्चंस भी दे कैन आस्क टफ क्वेश्चंस एज वेल, बट कंपेयर टू योर पेपर 3, पेपर सेकंड एंड पेपर 4 इज द इजीएस्ट. अगर आप अपना टाइम वहां पे देकर उसके मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हो तो वहां पे आपका अगर थर्ड पेपर में कम भी आता है तो वो उसको बैलेंस कर सकता है ना. बट उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4. इवन यू नो कि अभी आई डिडंट रिमेंबर द ईयर बट वन गर्ल हैज क्वालिफाइड ISS एग्जाम एंड शी हैज टेकन द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड SQC एंड शी गॉट 140 मार्क्स. ठीक है, 140 मार्क्स उसको आए. तो दैट मीन्स शी हैज डन समथिंग विद दीज 2. उसने अच्छे से पढ़ा होगा, चीजें सारी कवर करी होंगी जितनी भी सिलेबस में दी होंगी, बिकॉज सिलेबस के बाहर से एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा, जो भी चीजें सिलेबस में वही चीजें ही पूछेगा. एंड फॉर दोज जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं उनको आइडिया होगा कि वो एग्जाम में जब बैठते हैं तो ऐसा फील आता है कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. अगर ऐसी फीलिंग आपके माइंड में आ रही है सो दैट मीन्स देयर इज सम लैक ऑफ रिविजन, आपने अच्छे से रिवाइज नहीं करा है. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिविजन होना चाहिए इन अ 1 ईयर. तो अगर अभी भी फॉर दोज जितने लोगों का भी जैसे कि 7 to 8 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, अगर अभी भी उन चैप्टर्स की उन्होंने 3 से 4 बार रिविजन नहीं करा है तो आप समझ लो लास्ट टाइम पे रिविजन नहीं पॉसिबल है. ओके, सो तनिष्का इज आस्किंग फॉर सम सजेशन फॉर पेपर 1. ओके अनायत, व्हाट वुड यू से? मैम पेपर 1 लेंथी पेपर है, बट मैम मैंने जो किया था मैम, मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था और कंप्यूटर मैंने मैम अच्छी तरह से प्रिपेयर किया था. मैंने सबसे कम जो है मैम प्रोबेबिलिटी को टाइम दिया था और मैंने वहां पे अटेम्प्ट एंड मैम डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अच्छी तरह से किए थे. तो मैम मुझे लगता है न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर और वो डिस्ट्रीब्यूशंस वो हो जाए अच्छी तरह तो अच्छे खासे मार्क्स बन सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द सेम एडवाइस दैट आई गिव टू ऑल स्टूडेंट फॉर पेपर नंबर 1. यू नो कि हमारा जो पेपर 1 है इज लाइक डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी, देन स्टैटिस्टिकल मेथड, देन योर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड देन कंप्यूटर. सो यू नो अगर आप फोकस करते हो ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूमेरिकल एनालिसिस इन ग्रेजुएशन, तो आप लोगों ने देखा होगा लाइक एवरी क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला ओनली. अगर फॉर्मूला पता है एंड यू नो द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवरी चैप्टर तो आप आराम से न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन निकाल सकते हो. एंड इन द सेम वे अगर आपने कंप्यूटर का अच्छे से रिवीजन कर लिया है, लाइक अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं भी था 12th क्लास में बट यू हैव डन अ रिवीजन ऑफ एटलीस्ट 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स अगर रिवीजन कर लिया है ई बाला गुरु स्वामी का, तो आराम से यू नो कि वो सारी थ्योरी ही है. सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कन्वर्ट करना होता है नंबर्स को फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल लाइक दैट, बट रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर वेरी इजी एंड यू जस्ट हैव टू क्रैम. आपने रट लो उसको रिवाइज करते रहो और इन दोनों सेक्शन से आपके टोटल दे आस्क्ड 40 क्वेश्चंस, 20 फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड 20 फ्रॉम योर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स. एंड अप्रोक्सीमेटली इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस
out of NA and out of your fundamental of computer. So 30 क्वेश्चंस आपके तो ऐसे ही आपको मिल गए, एंड जो रेस्ट ऑफ द टाइम है आपका वो आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड को दो, बिकॉज उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंट, बट फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस फ्रॉम कंप्यूटर वो कोई बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो आपको सेम सिलेबस जो है ई वाला गुरुस्वामी का सेम उससे क्वेश्चन पूछेंगे. इन द सेम वे एनए में भी आपके क्वेश्चन इजी आते हैं, बस पूछने का तरीका कभी कभी बदल देते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना. क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करने बैठोगे या फिर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी तो आप लोग को लगेगा कि हाँ ये तो ईजी क्वेश्चन है, बट आपको उस टाइम नहीं आएगा क्योंकि उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लगाते नहीं हो एंड उतनी प्रैक्टिस आप लोग करते नहीं हो. पेपर्स की भी एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक 4 to 5 टाइम्स आपको पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस. यस मैम, पीवाईक्यू एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब उसके बगैर होगा ही नहीं. हाँ, अलॉन्ग विद दैट आईआईटी जैम के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको. एनए आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको आईएसएस के पीवाईक्यू में ही मिलेगा, ऑल्सो इन द बुक एचसी सक्सेना, या फिर आप गुप्ता मलिक एंड चौहान को यूज कर सकते हो. ठीक है, इतना तो श्योरिटी है. अगर आप बहुत अच्छे से 4 to 5 टाइम या फिर 5 to 6 टाइम रिवीजन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन. तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि हमेशा ट्राई करो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, आफ्टर दैट न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करो, देन वट एवर लाइक आपके पास जो भी रिमेनिंग टाइम बच रहा है उसमें ट्राई टू अटेम्प्ट as fast as you can the rest of the questions belonging to your probability and statistical method. But पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए that you have to solve the questions of computer and numerical analysis. तभी आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अदरवाइज इट इज टफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दे देते हैं अपने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल मेथड को और वहां पे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट नॉट इन योर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. तो ये पॉइंट अपने माइंड में रखना कि सबसे पहले पेपर 1 में सॉल्व करना है एनए एंड कंप्यूटर, फिर जो भी टाइम बचता है उसमें सॉल्व करना है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. Okay, any other questions? Ma'am, Yes, Kirtika. sir, how did you handle tough or unexpected questions from paper 1 and paper 2 for objective? Can you repeat the question? How did you handle tough or unexpected questions from paper 1 and 2? जो मैंने प्रिपेयर किया था जो मुझे आते थे वो जो मुझे खुद ही वहाँ पे आसान लगे, तो मैंने पहले जो वही क्वेश्चन किए जो मुझे अच्छी तरह आते थे, एंड अगर मुझे फिर टाइम मिला तो मैं सेकंड रिवाइज करके उनको देख लूंगा. बट मेरा ये था कि मैं वही क्वेश्चन करूँ जो मुझे आते थे पहले. तो वहाँ वो आपको मतलब जो जैसी आपकी प्रिपरेशन होगी, जिस अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि टफ कौन है, इजी कौन है. Okay, Tanishka, you want to ask? I have a question. In English paper, like we have 3 hours. How we can divide time for like essay, essay writing, and like all the 4 hours? Okay, but what about the essay writing and essay writing? How much time we have to give in exam? Essay is the most crucial part of this essay paper. First, वहाँ पे जो आपको essay आते हैं वो सारे मुझे लगता है मैक्सिमम वो कंटेम्परेरी इश्यूज पे आते हैं. लाइक मैंने ऑपरेशन सिंदूर लिखा था, तो वहाँ पे आया था कि अगर आप किसी चीज को यहीं से छोड़ोगे तो आपको वहां से कॉस्ट भुगतान है उस चीज का. दैट मीन्स अगर आपको यहाँ से तो वो रिटेलिएट करेंगे. तो मैंने उसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा था. अब वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा. वो आपको जितना आपके पास कंटेंट होगा उतना टाइम कम लगेगा. जितना आपके पास उस टॉपिक का कंटेंट होगा उसको टाइम कम लगेगा. तो उसके ऐसे में मुझे लगा था, आई थिंक मैंने 45 मिनट्स में ऐसे लिखा, पर मैंने अच्छा लिखा था. 1200 वर्ड्स मैंने लिखा था ऐसे. तो उसके बाद प्रेशियस राइटिंग, तो फिर लास्ट में मैंने ग्रामर किया था. वो डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा हो तो कम टाइम लगता है, ऐसे अच्छा ऐसे लिखने में कम टाइम लगता है. तो वो अगर आपके पास कंटेंट नहीं है उसका तो आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है, या आप इफेक्टिवली वो नहीं लिख सकते हो. तो अगर आपने देखा है तो मैंने क्या किया था, मैंने करंट अफेयर्स, मैंने ऐसे में कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बट मैंने जो करंट अफेयर्स है, फॉर एग्जांपल ट्रम्प टेरिफ्स मैंने पढ़ा था या ऑपरेशन सिंदूर मैंने पढ़ा था, तो मैंने वही चीजें प्रिपेयर की थी. तो मैंने उस हिसाब से ऐसे लिखा. मैंने करंट में ही वो ऑपरेशन सिंदूर का ऐसे लिखा था वापस. तो आई थिंक मतलब टाइम मैनेजमेंट उतना नहीं है कि ये डिपेंड करता है कि आपको वो टॉपिक पे कितनी कमांड है जो ऐसे आया है. तो अगर आपने ज्यादा उसमें पढ़ा है, कंटेंट आपको पता है, तो आपको कम टाइम लगेगा. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो सोचना भी पड़ेगा क्या लिखूं, कैसे लिखूं, तो उसमें ज्यादा टाइम जाता है. Okay, like for paper first and second, like if we are attempting questions, like how many we can ensure that this is enough if we are able, we have tough paper at that time when we give exam. Like it's like we have attempted
40 or 50, like it's enough to, like we can stop, otherwise we can take risk for like we have negative marking in that papers. I think that is the most dangerous thing when you take a risk. I think I have take some risks there, and I was confident that they are correct, but they are absolutely wrong when I reached home. It means we do not take any risk. Like No, मुझे नहीं लगता, बट मुझे जो फील हुआ वहाँ पे, मैंने कुछ क्वेश्चन को रिस्क किया, तो मैंने लगा वहाँ पे कि हाँ ये तो मेरा ठीक है। तो जब मैं घर आया तो की के बगैर मैंने घर पे देखा तो वो सारे गलत थे। मैंने 4-5 किए थे, मुझे गलत निकले। वहाँ पे लगता है हमें इजी, बट वो मतलब वहाँ पे क्योंकि टाइम का भी होता है तो वहाँ पे लगता है ठीक है, बट अल्टीमेटली हाँ अगर मतलब कैलकुलेटेड रिस्क मान लीजिए अगर आपने पढ़ा है, आप 90% 80-85% आप श्योर हो तो ले सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं लो तो वो ज्यादा ठीक रहता है। क्योंकि आप एक नया ऑब्जेक्टिव करने चाहते हैं 2.5 मार्क्स का, तो अगर वो आपको गलत हो गया तो वो आपको और 0.33 यानी कि 3 नंबर आपका डैमेज करेगा। तो 3 नंबर आपने खोए ना, हमें लगता है कि 0.33 हमने खोए, बट हमने एक्चुअली 3 नंबर खोए वहां पे। एक तो वो क्वेश्चन हम ठीक करने गए थे, वो फिर गलत हो गया। thank you. One more question, like for current affairs we don't have syllabus for this, like how we can prepare, like for, and where it can help a lot, like because sometimes we think we can skip current affairs like for focusing other subjects. एक तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स में जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही होती है वो तो मतलब जो भी ट्रेंडिंग में होती है वो देखनी, और रिलेटेड इकोनॉमिक्स में जो भी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट जो GST2 चल रहा है या उस वक्त वो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, तो वो आपके मतलब इकोनॉमिक्स में भी मुझे लगता है जो भी मतलब करंट अफेयर चल रहे होते हैं सारा नहीं प्रिपेयर करता है, बट इंसान को एक फील आता है कि ये चीजें तो पढ़नी इम्पोर्टेंट है। तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मतलब आप कितनी मतलब सारा तो नहीं पढ़ सकते करंट अफेयर्स, तो कुछ आप करंट मतलब इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड जो स्कीमें होती है, फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो नए नए प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट या नए इनिशिएटिव, चाहे पुराने भी स्कीम्स हो या नए हो, वो तो सारी पढ़नी है, क्योंकि वहां पे फिर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर नहीं होता वहां पर, और स्कीमों को टाइम भी नहीं लगता, एक बार आपने देखे तो फिर भी वो 50-60% ऐसे ही याद रहता है। तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लाइक स्कीम्स, न्यू स्कीम्स या एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां से भी करंट अफेयर देख लीजिए। जियोग्राफी का अगर कम आप देख लीजिए तो उसमें ज्यादा नहीं आता करंट, बट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड दिस स्कीम्स एंड पॉलिटी, वो करंट अफेयर देखने हैं। वो ज्यादा जो फॉर एग्जाम्पल कोई बिल पास होगी वो पॉलिटी के रिलेटेड, अब वो ज्यादा चर्चा में है, उसमें ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, तो वो तो पढ़नी है। या कोई सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जो डिसीजन आया था जो एनिमल स्ट्रे डॉग्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो वो चीजें हम नहीं छोड़ सकते। Have you followed magazine like monthly magazine, or what was your strategy for current affairs? I followed दृष्टि IAS मंथली में करंट अफेयर्स में वही पढ़ता था। तो उसमें एक अच्छी लैंग्वेज में लिखा होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, मुझे लगता है सिंपल लैंग्वेज में उसमें लिखा है, तो दृष्टि आप जा सकते हो। मैंने विजन के भी देखे, बट मुझे उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज जो है इंग्लिश की वो टफ लगी, तो दृष्टि मुझे आसान लगा। Okay, thank you so much. Anyone else? यस मैम। सर जैसा आपने बोला ना कि आप 4 से 10 मॉर्निंग में स्टडी करते थे, तो मेरा क्वेश्चन है कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे कि जनरली मैं भी कोशिश करती हूँ कि 4 बजे उठूं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हुआ, फिर फिफ्थ डे फिर लगता है आलस आने लगता है। इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे? देखो मेरा जो मतलब मैंने बोला मुझे IAS ऑफिसर बनना है एंड मुझे एक ही अटेम्प्ट में बनना है, तो इसलिए मैं 4 बजे उठता था। सर कोई ऐसा आप कंटिन्यू 4 बजे ही मॉर्निंग में उठे हैं? You cannot believe as I mentioned मेरे 2 किड्स हैं, तो मेरी मिसेस भी 4 बजे उठती है, तो अगर मैं नहीं उठता तो मतलब वो मेरा सारा वो जो डिस्ट्रक्टर है वो वहां से खींच लेती, नहीं आपको उठना है, तो मैं 4 बजे एग्जैक्टली उठता था एंड कंटिन्यूअसली मैं 1.5 year कंटिन्यूअसली मैं 4 बजे उठा। That is really appreciable. So आप लोग देखो like being married and having 2 kids, how he managed everything. Like really hats off to you Anayat. Like we are just going to clap for you for this. Everyone please clap for him, right? Like बहुत ही ज़्यादा inspirational है ये चीज़ कि हमें पता है कि like after married तो भाई इतना occupied हो जाता है इंसान, चाहे वो like husband हो या फिर wife हो, but still आप
लाइक आपकी जो भी वाइफ है, आपका पार्टनर आपके साथ भी बहुत अच्छा था कि वो आपको उठाती थी और लाइक आपको इतना मोटिवेट करती थी, बट स्टिल आप लोग मैरिड नहीं हो, बट आपके पास उतनी ज्यादा लाइक ड्यूटीज भी नहीं है आपके पास, है ना। तो आप लोग सोचो आप लोग कितना ज्यादा फ्री हो, और फ्री होने के साथ साथ भी फिर भी आलस आ रहा है, तो वो चीज आपको दूर करनी पड़ेगी, है ना। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि अगर आपको आईसीएस बनना है तो आपको फिर क्या करना है, उठना ही पड़ेगा, फिर कुछ भी हो जाए, है ना। तो वो चीजें आप देखो सीख लो अनाज से कि इतना सब कुछ ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ऑफिस आवर पे भी आप स्टडी डेवलपिंग किए हैं? मैं बुक साथ लेता था क्योंकि पंचायत का काम है, तो कभी रिलैक्सेशन मिलता है। और मेरा हमारा जो ऑफिस होता है वो पंचायत में होता है, तो वहाँ पे जो भी आते थे उनका काम करके जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं बुक खोलता था। मैम बुक मेरी साइड में खुली हुई होती थी, लेकिन मैं एक ही बुक ले जाता था साथ में, चाहे तो मुझे क्वालिटी कंट्रोल पढ़ना है या मुझे जनरल स्टडी, तो मैं एक ही लेता था, या मुझे कंप्यूटर पढ़ना था, तो मैं हर दिन मतलब नई नई बुक लेता था साथ। जिस दिन मुझे जो पढ़ना था, तो जो मैंने कम पढ़ा था उसको मैं साथ ले जाता था ऑफिस में, जितना 1 घंटा 2 घंटा जितना भी मिलता था वहां पे। तो मैं आपको बिलीव नहीं करूंगा मैम, मैंने वो वीडियो भी डाला था आपको, जब मुझे इस साल कश्मीर में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया 36, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा, तो हम वीकेंड्स पे जाते थे अपने फ्रेंड्स, तो किसी ठंडी जगह जाते थे, तो मैं वहां भी पढ़ाई करा। तो वहां पे जो मतलब ठंडी हवाएं थी, तो मैं वहां बैठ के आराम से स्टडी करता था। मेरे फ्रेंड्स घूमने जाते थे तो मैं वहां भी पढ़ाई करता था। मतलब हर टाइम को आपने यूटिलाइज किया है अपने लिए? यस मैम, किसी भी एक सेकंड को भी वेस्ट नहीं करा आपने 1 ईयर में? नहीं मैम, मैंने इस टाइम को मैम मैक्सिमम यूटिलाइज किया मैम। सर आपके माइंड में ये चीज नहीं आया था कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, एक चीज प्रिपरेशन के दौरान ये लगता है कि ठीक है ये नहीं हुआ तो जॉब में तो हूँ ही पहले से? वो मेरा इंटरव्यू में था, एक ही माइंड में था मेरा इंटरव्यू में कि मैं वो दिलासा दे रहा था अपने आप को, अगर नहीं वगैरह आई हैव नथिंग टू लूज। उसके बाद मैं एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट का, बट साथ ही ये भी जब मैंने वहां पे देखा कंपटीशन, तो मैंने फ्रेंड को फोन किया, मैं यार यहाँ पे तो भी 4 का कंपटीशन है, 4 में तो एक ही लेना है। तो उसने बोला हाँ तो नेशनल लेवल कंपटीशन, तो आपको क्या लगा आप ही हो जाओगे इंटरव्यू में? तो मैं डिमोटिवेट हुआ था, बट थिंग्स आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी, तो बाकी मेहनत करिए आप, मतलब ऐसा है ही नहीं कि आप नहीं हो जाओगे। बस वही लगता है, मतलब जो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान का आईक्यू टेस्ट किया और उसका आईक्यू फॉर एग्जांपल 160 में 140 हो जाए, बट वो स्टडी नहीं करेगी, वो उसको हेल्प नहीं करने वाला। बस आपको टाइम देना है, कंसिस्टेंटली देना है, डिसिप्लिन से बैठना है, तो हो जाएगा। एनीवन एल्स? किसी और को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। Rishu, do you want to ask any question? Mahir, Kapil, anyone? You can raise your hand. Ma'am, can I ask him in Kashmiri one question? हाँ, why not? Yes. أنا آسف قاعدة ساري كوزاد مبارك طيب كروكشرو نارويا ये बस तुम इंटरव्यू वुच मे सोरी यात यूट्यूबस पे तत लज मे ये पाई कि तोय ओसु हम इस जान इस हमको गॉड कर ये कशेर में तम वनिश लाइक सही था में तो सिलेक्शन दे तम पत लज में पता ते ये तोय ओसु टीम से लिंक ते बे ओसु भी वो ऐसा कि अगर ये तो यूं क्वेश्चन करियो ना तो सोर्स क्वेश्चन क्वेश्चन इसके तक वो शायद बैक क्वेश्चन ये मैं बुकिंग back inside then you can use fundamental and mathematical statistics and the question just so you can तो सजेशन मैं यम तगा बोस का मतलब मैं अब यम क्लास मेथड्स हावा तो एक्सरसाइज क्वेश्चन हावा तो बता रहा हूं पीवाई का तो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन तगा तो मजबूत कर अगर मैं के क्वेश्चन आसान मैं तगा बहुत मैडम तुम शेयर करा तो इधर कराबर मदद और अल्टीमेटली तुम कर सकते हो। अच्छा ये लेक्चरस में जो क्वेश्चन की मसले सिर्फ तीन ही साथ करांच या बात तमे सर इवन के बोस गसा मैं अगर पता है मैडम से सुबह पेपर ना हो बोस गसा से थोड़ा कॉल आयत नजर दे इस उसमें बस हमें अक्स स्टेप में फॉरवर्ड प्रिपरेशन। अच्छा तो सुन तो ये बात बेटी तक करा प्रैक्टिस में लेक्चरस में बोस ना बेटी की बात उस भी चैप्टर तो हबे वापस तो पद उस तक रिवाइज ब्या चैप्टर मतलब या ब्या चैप्टर मतलब पद उस चैप्टर तो करा बे रिवाइज बे करे बताई इंस्टा से रिक्वेस्ट मैं तो करे एक्सेप्ट मगर तय कर की है ताकि बिना मैं ना माहिर अहमद कर करियो मैं करे सो ओतर तकरीबन मैं वसन इंस्टा ओके बकर बनी मैं बाग बच्चे सो ये की थी श्रीनगर बकर से क्यों नहीं एक्सेप्ट
ये अगर कुछ पे टच रोज थोड़ा बहुत अगर कुछ साथ में मतलब कि चांस है गाइडेंस ये नंबर में वन या ग्रुप में कच ना बस चांस नहीं वो ने मैडम को करें मैडम और एमएस का नंबर शेयर ठीक है अच्छा ओके मेहरबानी वाला बे सर वाला जो तुम क्या बन तो रहनुमा तो मैं इंत बे कि ये बच्चों मन एक साथ तो फैन है मन एक साथ नो इट तो वन मैडम एमएस का तो शो नई बैच में गुरमुत जॉइन बैडमिंटन मैं ये नो बैच ओके वन मैडम उन्हें एमएस का शेयर नंबर नो इशू शुक्रिया थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच Okay, Anat, can you explain to us what you... मैम मुझसे बोल रहा था कि आपने जो मैम ने मतलब वो जो आप मैम कराती थी क्लास में तो आप उसको कैसे करते थे मतलब उसके पहले करते थे या उसके बाद आप उसको प्रिपरेशन करते थे या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कैसे करते थे अगर आपको नहीं आते तो मैंने बोला मैं जो मुझे नहीं आते थे मैम के साथ शेयर करता था तो वो मुझे उसका आंसर दे दी थी और उसके बाद बोला कि मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज किया है बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने बोला नाम क्या है वहाँ पे तो मैम का मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ये बैच तो मुझे नंबर दे दो आपने मैं आपके साथ कंटेक्ट करता हूँ मैंने बोला मैम आपको मेरा नंबर शेयर करेगी Okay, because most of us here don't know Kashmiri, we know English and Hindi only. So most of me, ma'am, only with this guy and me understanding Kashmiri. Right. Okay, so anyone else who want to ask any question related to any subject? Anyone? Shreya, Akansha, Achal. Okay, Tanishka is asking what are all four different what you have written. You can unmute yourself, Tanishka. Okay, we are all from different states. Yes, so that's why we have a language English that we can use and we all can understand. As well, we have listened about the interview. Like they ask, why you want to join this? Like why you want to be an ISS officer? Like how we can answer of this question? तो मुझे जो क्वेश्चन पूछा था कि आप एज अ पंचायत सेक्रेटरी कि आप एक आईएएस अफसर बनके आप ये सर्विस इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो तो मैंने जो आंसर बोला मैंने बोला कि मैं एक ग्राम पंचायत से आता हूँ आईएएस अफसर का काम इज ऑल अबाउट द प्लानिंग तो मैंने ग्राम पंचायत पे ये चीजें की है कि मुझे पता है कि एक विलेज में जो बेसिक यूनिट गवर्नेंस का है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जो नया लड़का आईएएस अफसर मैं उससे इफेक्टिवली काम कर सकता हूं क्योंकि मुझे ग्राउंड पे पता है कौन सी पॉलिसी लानी है क्या करना है ग्राउंड पे तो वो डिपेंड करता है कि आप उसको वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो वो हर किसी का ओपिनियन अलग होता है तो आप ऐसा नहीं कि आपने जो जवाब बोला वो गलत है दूसरे ने बोला वो ठीक है वो आपकी मतलब वो किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो वो हर किसी का अपना एक अलग एक्सप्लेन करने का तरीका होता है तो इट्स नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ही होना चाहिए तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो या आप एक अच्छे अफसर बन सकते हो उनको ऐसा लगना चाहिए तो वही मतलब ऑनेस्टली आपको जो भी आएगा उस मतलब दिमाग में आप वही बोलना अच्छी तरह तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है Okay, so anyone else? Hello, sir. I want to ask that. Yes, I want to ask that. I think you answered this question, but still I want to ask you again that apart from the things, the notes and the material that ma'am provided for all 4 papers of statistics, have you referred anything apart from this? मैंने जो प्रिपरेशन की है तो मैंने तो मतलब नहीं किया उसके बगैर कोई प्रिपरेशन जो भी बुक्स मैंने बोली या नोट्स उसमें हाँ उसके बगैर भी आप जा सकते हो कि एक फंडामेंटल्स ऑफ एक आती है ये मैथमेटिकल स्टडीज वो तो है एक और आती है फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो वहां से एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट अच्छा बन जाता है आपका वहां पे थ्योरेटिकल अच्छा लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एस सी गुप्ता की है बुक वो भी अच्छी है और दामोदर गुजराती अच्छा है इकोनॉमेट्रिक्स के लिए वो भी ठीक है और कोकरान आती है मल्टीवेरिएट के लिए अगर कोई मल्टीवेरिएट वो भी आप पढ़ सकते हैं आई थिंक जो मैं कारण कि आप अगर आपकी प्रिपरेशन में लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे ना तो आप ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगी ओके सर मैंने मतलब सैम्पलिंग हमें यहाँ पे सैम्पलिंग सबसे टफ हमें लगता है हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी सैम्पलिंग हमको सबसे ज्यादा टफ लगता है सैम्पलिंग तो जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स हैं उनको मैंने देखा भी नहीं जो मैम ने हमें करा
मैंने उसी को 3-4 बार अच्छी तरह से रिवाइज किया। Maybe you already have answer for this, but I have one doubt. Like for polity, geography, and history, we know how we can prepare. Like ma'am also suggested, but I'm confused for economics. Like, have you followed any YouTuber, like YouTube teachers, or any specific? Like we can start. और बेसिक इकोनॉमिक्स, मेरा ग्रेजुएशन में था इकोनॉमिक्स, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। बट अगर आप वो एक चैनल आती है, अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स सीखना चाहती हो, वो मैं याद नहीं कर पाऊँ, मैंने उससे कुछ लेक्चर पढ़े थे, तो जैसे मैं वो शेयर कर दूंगा मैम के साथ, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो आप कोई भी अच्छी मतलब जिसमें एसएससी सीजीएल के जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आई थिंक अगर आप वो देखोगे ना, मतलब अगर आप यूपीएससी का देखो तो थोड़ा वहां पे लेवल ऊपर हो जाता है, बट एसएससी सीजीएल के लिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो आप वहां से इकोनॉमिक्स बेसिक दे सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। Okay. Anyone else? Akansha, do you want to ask any question? Please unmute yourself. You are not audible. Is she audible to rest of you? No, ma'am. Please say something. Akansha, say something. Okay, your voice is not audible. I think you have to remove your earplugs, maybe because of that it is. Okay, just disconnect it from your phone and then ask. If you are following problem, you can write. Still not audible. You can write your problem. If you are facing any issue, you can write your problem. Okay, Hemlata, do you want to ask any question? Hemlata, Khushi, Pooja, do you want to ask any question? Vijay, you all are free to ask. Whatever is coming to your mind, please ask. Okay, so Akansha has written what she's saying, if we want to study GS from basics, then how to start? मैम अगर वो बुक से स्टार्ट करना चाहे तो वहां से भी कर सकता है, अगर वहां पे नहीं मिल रहा तो वो यूट्यूब भी रेफर कर सकता है। मैम वहां पे बेसिक से अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, जिसको जो भी चैनल, बट एक ही चैनल से मैम वो पढ़े, ऐसा नहीं कि आप 3-4 चैनल से एक टॉपिक, दूसरे चैनल से दूसरा टॉपिक, जिससे आप पढ़ रहे बस एक ही चैनल से आप पढ़े, जो भी उसके लिए उसको लगता है ठीक है मैम, उसके बाद बुक से पढ़े, तो वो आपको लगेगा मैं जब यूट्यूब से पढ़ा हूं तो फिर उसके बाद मैं बुक से पढ़ा तो मुझे कितना अंडरस्टैंड हो रहा है। Okay, as I already know that you prepared for JKPSC and you already qualified it, so I just want to ask on behalf of rest of you, like which book you preferred for your history, geography or other section, or you preferred your college notes, so what will you suggest? मैम मेरा जो इंटरव्यू उसमें 16 अक्टूबर है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सिट इन इंटरव्यू। तो मैं एक ही बुक में जनरल स्टडी में, एक तो मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ी थी मैम, और एक मेरी जनरल जिसमें सारे आते हैं जनरल स्टडी, वो अग्रवाल की है, तो वो मैम आपको मैं शेयर कर दूंगा। Okay, sure. तो वही मैंने पढ़ी थी। Okay, so as you all know, I just recorded 4 videos regarding the books, regarding the sources that you all can use for paper 1, 2, 3 as well as for English and GS. So today I will share the link of those videos in your group. Okay, so go and just note down everything. Like I just because that was a video that I made using the interview of all the ISS toppers, right? So जो भी जिनके भी रैंक 1 था, 2 था, 4 था, तो सबके मैंने वीडियो को कंबाइन करके like what other sources they used, तो सारे सोर्सेज उसमें कंबाइन है। आप लोग जैसे पूछ रहे हो लाइक इंस्टेड ऑफ मैम्स नोट व्हाट एल्स वी कैन प्रेफर, सो आपको ये करना है, वो वीडियोस देखो, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लाइक आपको गुप्ता एंड कपूर के अलावा इफ यू वांट टू प्रेफर एनी अदर बुक, सो
I just mentioned everything that rest of the ऑफिसर्स यूज. तो सारी चीजें आपको वो भी जो भी आपको डेटा मिलेगा उन वीडियोस में वो सारा बेस्ड है जो भी हमारे टॉपर्स अब तक के रहे हैं आईएएस एग्जाम के और जिनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब. तो वो एक कॉम्बिनेशन है उस वीडियोस का. तो आपको गुण गुप्ता भी मिलेगी उसमें बुक है ना, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं दैट यू कैन प्रेफर फॉर इंग्लिश फॉर योर प्रीसी राइटिंग है ना. तो एक एक चीज को मैंने पहले रिसर्च करा, उसके बाद मैंने वो चीजें लिखी हैं. इनफैक्ट आई जस्ट स्क्रीनशॉट भी मैंने वहां पर अप्लाई करे लगा दिए हैं. तो आप लोगों को आराम से वो सारी चीजें मिल जाएंगी. मे बी आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है प्रॉपरली, दैट्स व्हाई यू ऑल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. बट अगर उन वीडियोस को आप लोग प्रॉपरली देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. और आप लोग को अगर लगता है कि गुप्ता एंड कपूर में ये क्वेश्चन या ये मेथड नहीं है तो लाइक जो पेपर 1 की वीडियो मैंने बनाई है तो उसमें आपको अदर सोर्सेज भी मिल जाएंगे है ना. तो वो आप प्रेफर करो, ठीक है, उसको देखो जाकर, तो उसमें वो चीजें जरूर मिल जाएंगी. तो सारी चीजें उन वीडियोज में अवेलेबल है. तो आज मैं लिंक शेयर करूंगी, यू ऑल हैव टू वॉच. ओके. तो अब कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, बिकॉज नाउ हमारा मैम कंप्यूटर के नोट्स में मैंने शेयर किए थे आपके साथ. अगर वो किसी को चाहे तो वो उनको मैम चाहे मैं शेयर करूं या आप मैम वो शेयर कर देना उनके साथ. तो मेरे पर आए थे कंप्यूटर के नोट. आपने आई थिंक ग्रुप में शेयर करे थे. हाँ शायद मैम, बट वो था ना पुराना ग्रुप मैम. ओके. आप एक बार फिर से मुझे शेयर कर देना, ठीक है. ठीक है. ओके. I'll definitely share with everyone. ओके. तनिष्का, डू यू वांट टू? डिमांड एनालिसिस के मैंने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाए थे मैम, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ओके. आई थिंक डिमांड एनालिसिस इज सफिशिएंट इफ यू आर गोइंग टू स्टडी विद अप्लाइड स्टैटिस्टिक, क्योंकि डिमांड यस मैम उसमें मुझे लगा थोड़ा मैम उसमें उन्होंने ज्यादा वेटेज दिया था डिमांड एनालिसिस का इस साल. जो पेपर 3 में मैम मुझे लगा मैम ज्यादा वेटेज दिया था उसको. ओके. तो आप मैं वो आपके पास आप जितने भी मैंने शेयर करूंगा. बिल्कुल जो मैंने उसको एक्स्ट्रा बनाया है मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा. ओके. अगर आप लोगों को भी कुछ नोट्स चाहिए हो तो आप लोग लिख सकते हो या बता सकते हो, है ना. अनायत के अगर कोई भी नोट्स चाहिए हो रिगार्डिंग जीएस, इंग्लिश या फिर पेपर 1, पेपर 2 तो आप लोग बताओ, ठीक है. जो भी नोट्स अनायत ने खुद से बनाए होंगे तो वो भी वो शेयर कर देगा. तो आप लोग को आप लोग को किसी नोट्स की जरूरत हो अगर तो आप लोग बताओ. यू ऑल कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. बस मैं यही चाहता कि इस बैच से मैं नए साल अच्छे खासे आंसर्स देखूं हैं, तो बस इनको मेहनत करनी है. हाँ बिल्कुल. ओके. सो यू कैन सी एवरीवन इज आस्किंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश क्वेश्चन इन इंग्लिश पेपर, देन इंग्लिश के लिए एंड फॉर कंप्यूटर. सी फॉर कंप्यूटर यू जस्ट हैव टू रेफर ई बालागुरु स्वामी में यू विल गेट एवरीथिंग. बट आपको वो चीज कम से कम 4 से 5 बार रिविजन करना होगा. If you are going to revise it, trust me, if you are going to revise it at least 4 times in a year, एक साल में सिर्फ आपको 4 टाइम्स रिवाइज करना है. अगर वो कर लेते हो तो आपको लाइक मैक्स आप 11-12 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे. 11-12 क्या, अगर पेपर टफ है तो आप 11-12 कर पाओगे. इफ द कंप्यूटर सेक्शन विल बी इजी सो यू कैन अटेम्प्ट लाइक मैक्सिमम 15 to 16 क्वेश्चन. तो ये चीज आप कंप्यूटर के लिए कहीं और मत भागो, बस ई बालागुरु स्वामी को प्रेफर करो. और अगर इफ यू आर स्ट्रांग एट योर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है, और कंप्यूटर को आप कम टाइम देना चाहते हो तो आपको क्या चीज प्रेफर करनी है. एक आती है रीमा थरेजा की बुक, उसको प्रेफर कर लो. इन दोनों बुक्स के अलावा कहीं पे भी मत जाओ, सारी चीज आपको मिल जाएंगी. एज अनायत सेड कि ग्रेजुएशन में ही उनका सब्जेक्ट था कंप्यूटर, राइट. तो आप बता सकते हो कि ई बालागुरु स्वामी में मतलब लाइक किस लेवल पे था कंप्यूटर. और एक ग्रेजुएशन जो कंप्लीटेड है, जो भी ग्रेजुएट है, तो वो आराम से पढ़ के समझ सकता है ना. हाँ मैम पढ़ सकते हैं मैम, बट अगर उसको मैम लगा किसी जगह डिफिकल्टी तो वो एक और बार वो टॉपिक पढ़े तो हो जाएगा मैम. हाँ. और मैम मैं मेरी बुक भी शेयर करूंगा आपके साथ मैम, जो मैंने पढ़ी है बुक. तो उसमें मैंने मैम जो भी मुझे मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स लगे या उस लैंग्वेज का उसने इस्तेमाल किया है तो उसको मैंने मैम फिर उसी साइड में वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है. तो ओके. तो मैं वो भी मैं शेयर करूंगा. ओके. एंड आई विल डेफिनेटली शेयर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक नोट्स. एंड अनायत, अगर आपने अपनी शॉर्ट नोट कॉपी बनाई हो या फिर द नोट्स दैट यू स्टिक ऑन द वॉल, आप उसको फोटो स्कैन करके आप शेयर करना सो दैट आई कैन शेयर विद एवरीवन. हाँ बिल्कुल. ओके. सो दैट वी कैन शेयर विद एवरीवन. ओके. एनीवन हु वांट टू आस्क क्वेश्चन? अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द सेशन. I have one last question. You already have answered a lot. Last one is like for GS paper, like we have to write 200 words. We are studying like topic wise or anything. Like how we can write 200 words? Like we have studied like in objective question we can answer by seeing the options. But when we have to write, we need too much knowledge about the topic, about the content. Like suggest some like how we can imagine the answer, then we can write. How we can. मैंने जो पहले एक क्वेश्चन कहा कि
हमें इंडस्ट्रियल का आया था वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ हमें आया था हाउ इज डीपीएसपी सुप्रीमेसी देन फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने पॉइंट वाइज मेंशन किया कि आप फंडामेंटल राइट्स में पर्सन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड डीपीएसपी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो उसके बाद मैंने लिखा कि फंडामेंटल राइट्स में वो इमरजेंसी में सस्पेंड भी हो सकती है एक्सेप्ट आर्टिकल 21, तो वो नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स में स्टेट्स को कहते हैं, पीपल को कहते हैं कि स्टेट को कि व्हाट नॉट टू डू, उसमें कहते हैं व्हाट टू डू। तो फिर आप जो आर्टिकल 21 अगर वो इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं, तो आप वो लिख सकते हो कि वो क्यों नहीं होता, कितनी बार इमरजेंसी लगी। तो पहले जो आपको वो एग्जामिनर मांग रहा है, तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि एक पैराग्राफ में उसको वो दे सको जो वो मांग रहा है। फिर आप वो उसके रिलेटेड जो भी आपकी नॉलेज वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और आप पॉइंट में भी दिखा दीजिए कि आपने पॉइंट कोई अंडरलाइन किया फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं मतलब आप सीधे पॉइंट लिख सकते हो विदाउट एक्सप्लेन दिस पॉइंट। तो अगर किसी के पास मतलब डायग्राम भी हो लाइक जिन ज्योग्राफी, तो वो डायग्राम भी बना सकता है। बट आपका जो क्वेश्चन है या ऐसे जो भी है क्वेश्चन, आप थोड़ा सा उसको लास्ट में कंक्लूड कीजिए, तो मेरा तो उससे ज्यादा इफेक्टिव बनता है, उससे ज्यादा आंसर इफेक्टिव बनता है। थैंक यू सो मच। तो मुझे हमें एक मैम क्वेश्चन आया था एक ट्रम्प टैरिफ्स पे। तो जब मैंने लिखा ट्रम्प टैरिफ्स, तो उसमें मैंने लिखा कि किस किस चीज पे हमारे इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा। तो उसमें मैंने एक चीज किया था कि हम ड्रग जो है मेडिसिन हम ज्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा उस पर टैरिफ नहीं लगा था, वो एग्जेम्प्टेड था। तो ऐसी चीजें वो एग्जामिनर को दिखता है कि हाँ इसको पता है कि इस पे एग्जेप्शन है, तो मेडिसिन पे टैरिफ नहीं लगेगा उस टाइम। तो अब तो लगा दिया, तो बट उस टाइम नहीं था। तो ऐसी चीजें उसको पता लगता है कि ये पढ़ा है बच्चे ने। Okay, Rachna, what was your question? Do you want? No, ma'am, I don't. Okay, no problem. Okay, everyone. So आप लोग के सबके क्वेश्चन हो गए हैं. So can we end the session now? अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो. Okay, so thank you so much Anayat for joining this session, and thank you rest of you. Thank you, ma'am. Pleasure is mine that I have interacted with my brothers and sisters. And ma'am, especially to you, I'm very thankful to you because I have a job, I have kids, so it is very much difficult for me. And you support me like a sister. That is not for me, ma'am. Okay, so everyone is thanking you, and we are also happy to talk to you, and we want to see you in future, and want to see you be in the front of building of NASDA. So good luck for your future, Anayat. So thank you everyone for joining this session, and have a nice day, and good night to all of you. Thank you.